एक ऐसे हास्य कलाकार जो महिलाओं के विषय में ज़्यादा दिलचस्पी के साथ किस्से सुनाते हैं। मैं बात कर रहा था जाकिर खान की। फिलहाल हमारे साथ हैं कविराज सिंह। तो कविराज भाई, कैसा लगा ये इंट्रोडक्शन? अच्छा लग रहा है। आई थिंक जाकिर शुड बी वेरी हैप्पी। अड्डेबाजी जो अड्डे लगते हैं क्लास के बाद, क्लास के पहले। अड्डे वड्डे तो बहुत ही लगते हैं। कई बार जिस प्लेट में हम खा रहे हैं बगल में देखे उसी प्लेट में कुत्ता भी चाट रहा है, वो भी चीज़ें होती थी। लाफ्टर चैलेंज जो शो था, हाँ जी, उसमें आपने बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम किया। क्या अनुभव रहा आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा? लाफ्टर चैलेंज 2017 जिसमें मैंने राइटर का काम किया था, ऑनेस्टली मैं आपको बता सकता हूँ कि हिस्ट्री का सबसे ख़राब जो सीज़न था वो वाला था जिसमें मैंने काम किया। सबसे खराब रिजल्ट। तो लोगों का आता है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया, दम है तो मुसलमानों का उड़ा के। नहीं, मैं उधर पैदा नहीं हुआ ना। लोगों को वैसा लगता है कि जैसे निबंध लिखने आया है कि ये कवर कर लिया, अब ये भी जेंडर कवर करो। लोग कहते हैं कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं, हाँ तो कमाओ। दैट इज द बीप इट मैन, बीप इट। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी बात थोड़ी ब्रेक करूंगा उसके पीछे। औरत किसी के लिए फ्री में काम नहीं करती, उसके बदले में उन्हें कुछ और चाहिए रहता है। वैसे तो ये पूरा प्रैक्टिस ही ऐसा है कि आप जोक्स को पॉलिटिकली डिस्कस कर रहे हो। गालियों का जिक्र बड़ा हुआ, स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत यूज करते हैं। आपके दोस्त देते हैं गाली? हाँ, आप उनको बोलते हो कि आप एक गाली क्यों दे रहा है, बीप करना पड़ेगा? नहीं ना। नहीं, मैंने IIT में पहली बार क्या बोला है। पॉलिटिकल जोक्स नहीं क्रैक करते आप कि आजकल वैसा हो गया कि असली हिंदू मतलब बीजेपी हिंदू होना चाहिए, नॉर्मल हिंदू अलग है। मतलब मुनव्वर फारूकी, मुझको कॉमेडिकली मुनावर का काम वैसा नहीं लगता कि मैं उसको परस्यू करूँ या देखूँ या वो करूँ। बिलबर, सोचता हूँ किसी दिन अगर बियर पीने को मिले बिलबर के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। कुणाल कामरा, एक शब्द में ब्रेव। काश बाकी की कलाओं की तरह स्टैंड अप कॉमेडी की कला के क्षेत्र में भी पीढ़ियां गिनी जाती तो हम कह पाते कि हम इनकी पहली पीढ़ी के व्यूअर्स में से एक हैं। हम वो हैं जिन्होंने इनकी पहली पीढ़ी को भारत में जगह बनाते देखा। हम वो हैं जिन्होंने स्टैंड अप आर्टिस्ट की पहली पीढ़ी से बातचीत की। लेकिन पीढ़ियां तय करना तो इतिहास का काम है, हम आखिर इस बात का लोड क्यों ही लें। एक ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन जिन्होंने बहुत कम समय में इस विधा में अपना नाम उन चुनिंदा नामों में से एक कर लिया। एक ऐसे स्टैंड अप आर्टिस्ट जो डार्क कॉमेडी के बावजूद भी अभी तक विवादों से दूर हैं। एक ऐसे कॉमेडियन जो धर्म, जाति, समाज, जेंडर को देखे बिना उन मुद्दों को तबीयत से धीमी धीमी आंच पर भूनते हैं जिन्हें अमूमन हम छूने से भी परहेज करते हैं। एक ऐसे हास्य कलाकार जो महिलाओं के विषय में ज़्यादा दिलचस्पी के साथ किस्से सुनाते हैं। मैं बात कर रहा था जाकिर खान की। फिलहाल हमारे साथ हैं कविराज सिंह। तो कविराज भाई, कैसा लगा ये इंट्रोडक्शन? अच्छा लग रहा है। आई थिंक जाकिर शुड बी वेरी हैप्पी। IIT कानपुर से सीधा स्टैंड अप कॉमेडियन। क्या IIT कानपुर धोखे में पहुंच गए थे और बाद में लगा कि पाथ चेंज कर लेते हैं, गियर शिफ्ट करने की जरूरत है? सबसे पहले तो सीधा नहीं पहुंचा, बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर पहुंचा हूँ। दूसरा ये है कि आई नेवर रिग्रेट गोइंग टू IIT और IIT कानपुर स्पेशली, क्योंकि वो लाइफ एक्सपीरियंस है यार, वो मेरा कॉलेज है। आई थिंक बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। तो अगर दूसरा जन्म भी मिलेगा तो मैं तो जाना चाहूँगा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। स्पेशली बिकॉज ऑफ द पीपल, माई बैचमेट्स, माई फ्रेंड्स। और जितना वहाँ पे दिमाग को खोलने का मौका मिला, डिस्कशंस मिले, कैंटीन आवर्स मिले, तो आई डोंट थिंक कि वो उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है कहीं। सो यार, IIT की पढ़ाई करते हुए कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो एक अलग ही मिजाज के हो जाते हैं, गीक हो जाते हैं, लगता है कि इनकी दूसरी कोई दुनिया ही नहीं बची है। और वही स्टूडेंट्स बाद में कॉलेज लाइफ में बड़े ही चिल टाइप के हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहे होगे अपने IIT की प्रेपरेशन के दौरान भी और कॉलेज में। कैसा था आपका कॉलेज? यार पहला क्वेश्चन आपका प्रिपरेशन का है। आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो गीकी वाला जो वाइब आता है, या फिर जो कि ये तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बाहर वाले के लिए आता है, क्योंकि बाहर वाला पढ़ नहीं रहा होता है। तो वो ज़्यादा मतलब सोच रहा होता है कि मैं ज़्यादा कूल हूँ, लेकिन एक्चुअली ये भी लोग वही हैं जो कूल होते हैं, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है, फोकस्ड होते हैं। लेकिन उस समय जो काम चल रहा है वो उस पर फोकस कर रहे होते हैं कि भैया ये ज़रूरी है, IIT में जाना ज़रूरी है मेरे लिए। तो वही है, एक बार एग्ज़ाम में हो जाता है, सेटल हो जाते हैं, और कॉलेज कितना फाउल लैंग्वेज बोलनी कितना नहीं, आई डोंट नो।
लेकिन वही बात है कि या इट्स द सेम पर्सन, मतलब वरना मैं कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा मतलब नॉर्मल लोगों से, आपसे जाकर। तो वही है, हाँ, इट्स नॉट अ डिफरेंट पर्सन। बीप डलवा देना जहाँ जहाँ आपका नाम आए। लेकिन कॉलेज एक मतलब अलग ही दुनिया होती है, वहाँ जाकर लोग अलग हो जाते हैं। मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरा भी कॉलेज बड़ा गजब का रहा है, गजब की मेमोरीज रही है। आपका कैसा रहा, थोड़ा सा बताइए अपने कॉलेज कानपुर के यार, जीवन के बारे में। यार मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था, मतलब मैं एक बहुत ही सादा मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि आईआईटी में क्या पढ़ाएंगे या नहीं। मेरा तो वो था ना 11th-12th में, जिस कैटेगरी से मैं आता हूँ, यू फॉल इन लव विथ फिजिक्स। लाइक हर एक पढ़ने वाले व्यक्ति का, जो कि साइंस पढ़ रहे हैं लोग, उनका पहला प्यार फिजिक्स होता है। तो मतलब यू गो क्रेजी। फिजिक्स इज लाइक फिलोसफी विद रियलिटी, राइट। वो नेवर एंडिंग स्टोरी। आप प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हो, आप एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हो। तो मुझे वही लगा था कि अब इसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है कंट्री में। देन यू हियर अ नेम कि एक आईआईटी करके एक जगह है जहाँ पे बेस्ट पढ़ाई होती है इंडिया में। तो आपका एम वो रहता है कि मुझको बेस्ट एजुकेशन चाहिए, मुझको बेस्ट तरीके से जाननी है चीज़ें। नॉट दैट कि यहाँ पे इंजीनियरिंग, मुझे नहीं मालूम था इंजीनियरिंग क्या होती है, मुझे ये मालूम था यहाँ पे एजुकेशन अच्छी होती है। तो वहाँ पर गए, लेकिन वहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, वहाँ पे साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, वेरी कैलकुलेशन ओरिएंटेड जिसको पढ़ाई कहते हैं। प्रोफेसर आता है 55 मिनट तक रेल की तरह, ट्रेन की तरह पढ़ाता है और फिर चले जाता है। देयर इज़ नो रोमांस विद द कॉन्सेप्ट्स विद फिजिक्स और केमिस्ट्री व्हाटसोएवर। तो वो एक डिफरेंस मुझे लगा कि वो थोड़ा सा झटके जैसा था और मेरे को उसमें इंटरेस्ट आना थोड़ा सा कम हो गया। दूसरा जो मेरे बचपन की कहीं से दबी हुई इच्छा थी कि मेरे को डांस करना बहुत पसंद था। आप अभी मेरी बॉडी देख के इमेजिन नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे को बहुत पैशन था डांस नहीं का। नहीं, वो तो हम गणेश आचार्य की बॉडी देखकर भी इमेजिन नहीं कर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं गणेश आचार्य नहीं था जब मैं डांस कर रहा था। गणेश आचार्य होते हुए डांस कर रहे होते हैं। तो मैं तो बचपन से मतलब गोविंदा और प्रभुदेवा को मतलब पूजता हुआ आया था और उनका हर एक स्टेप करना होता था। तो मुझे बंद कमरे में, आईआईटी में जाके पता चला कि देयर इज़ अ डांस क्लब जहाँ पे लोग करते हैं, साथ में डांस करते हैं, सिखाते भी हैं जूनियर्स को। वो मैंने ज्वाइन किया और मैंने वहाँ 3 साल। आईआईटी में? यस, क्लब है ना, जैसे रोबोटिक्स है, जैसे अब प्लेन बनाने के लिए अलग क्लब है, डांस करने के लिए अलग है, म्यूज़िक क्लब अलग है। तो एक डांस क्लब था, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया और 3 साल तक मैंने एकदम कमर तोड़ डांस किया। इनाम भी जीते, नाम भी कमाया, फॉलोइंग भी थी कॉलेज में और एक्चुअली अच्छा किया। आई यूज्ड टू बी गुड, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैंने कभी कोई वीडियो देखा नहीं आपका डांसिंग का। बिकॉज यू आर नॉट देयर इन आईआईटी। उसके बाद छोड़ दिया यार, उसके बाद तो छुड़वा दिया भगवान ने। लेकिन हाँ, वो इन्जॉय किया मैंने। 2 ही काम किए, एक मैंने डांस किया है, दूसरा फिर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना। टाइम आपके पास फ्री है, आपके पास टाइम फ्री है ऐसी जगह जो मेरे ख्याल से इंडिया में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहीं है तो वो आईआईटी कानपुर है। अब कहीं और भी होगा, मैंने पूरा इंडिया घूमा नहीं, लेकिन आई कैन लाइक बेट ऑन आईआईटी कानपुर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप 3-3:30 बजे जाओ, आपको ऐसा लगेगा दिन के 12 बज रहे, सब लोग इतने जगे हुए रहते हैं और एनीथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, आप उसके डेप्थ में जा सकते हो। तो हमको जब टाइम मिला ये अवेयर होने का कि अच्छा लाइफ क्या है, म्यूज़िक का टेस्ट क्या होता है, या फिर मतलब फिलॉसफी क्या होती है, उसके लिए ऐसे 6 घंटे बैठ के कैंटीन में आप बात कर रहे हो, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, आप बीबी किंग को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप लेड ज़ेपलिन को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप शायद खुद भी गिटार बजाना सीख रहे हो। ये सारी चीज़ें एमटेक में हुई एंड लाइक दैट आई थिंक मेड मी अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सन। और आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने एमटेक वाला पार्ट किया वहाँ से। या रैगिंग हुई? यस, फॉर श्योर रैगिंग हुई। रैगिंग मतलब मुझे पता नहीं, आई डोंट सपोर्ट रैगिंग। जैसे कि मेरे को रैगिंग की न्यूज़ सुनने को मिलती है। मैं आगरा से हूँ, वहाँ पे हमारे आगरा टू मथुरा जो हाईवे आता है उस पर 17 कॉलेज मिल जाएंगे आपको कम से कम, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मतलब वहाँ से बहुत गलत गलत रिपोर्ट्स आती हैं कि किसी को हीटर पे सूसू करवा दिया, कुछ चीज़ें ऐसी रिपोर्ट्स आती थी। तो आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। लेकिन जैसे आईआईटी में रैगिंग हुई थी, फिर भी एक सॉफ्ट रैगिंग का रिवाज वहाँ सॉफ्ट ही होता था, वहाँ पे फिजिकल अलाउड नहीं था, किसी को आप टच नहीं कर सकते, आप जितना मेंटली हैरेस कर सकते हो उतना कर पाते हो। तो वो किया। अब मुझे नहीं मालूम कितना सही किया कितना गलत किया, लेकिन ये है कि बॉस वहाँ पे बहुत पढ़ने वाले लोग आते हैं, ये तो उसमें तो दो राय नहीं है। तो उनका जो एक शेल ब्रेक करने वाली चीज़ होती है ना, वो बहुत कायदे से हो जाती है। वो मेरे साथ भी हुई, मुझे लगता है कि मुझे फ़ायदा हुआ उस चीज़ का।
हमारे और जरूरी भी है, मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट इंट्रोडक्शन टाइप का नहीं, होना। हमारे 2-3 साल बाद ही ऐसा हो गया था कि बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स आ गए थे कोड वगैरह से कि रैगिंग तो हो ही नहीं सकती। तो चेंज भी देखने को मिलता था कि लाइक जो बचपना रहता है ना एक लड़के में 11th-12th वाला, तो फिर आपको 4th ईयर के लड़के में भी वो लग रहा है कि यार ये तो अभी बच्चों जैसी बात कर रहा है, जबकि रैगिंग में वो थोड़ा सा उसको शेड किया जाता है कि ये थोड़ा एक लड़के की तरह बात करे, एक आदमी की तरह बात करे, तो वो एक चीज़ थी। सुट्टेबाजियाँ, सुट्टेबाजियाँ, अड्डेबाजियाँ, सुट्टेबाजियाँ, कौन सी बाजियाँ? अड्डेबाजियाँ जो अड्डे लगते हैं क्लास के बाद, क्लास के पहले। अड्डे वड्डे तो बहुत ही लगते हैं। मैं केवल अपने कैंपस की बात कर सकता हूँ कि वहाँ पे एक एमटी करके जगह थी, मोटर ट्रांसपोर्ट एरिया था, जहाँ पे क्योंकि उधर पीछे गांव से भी जुड़ा हुआ है आईआईटी कानपुर का कैंपस, तो वहाँ पे समोसे मिलते थे जो देसी तरीके की चीज़ होती है, समोसे पकौड़े बन रहे हैं, चाय बन रही है, पान की दुकानें हैं, वहाँ पे लोग सिगरेट मारने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अड्डेबाजी वहाँ पे बहुत होती थी। वहाँ पे हम लोग जाते थे समोसा वमोसा खाने। कई बार जिस प्लेट में हम खा रहे हैं बगल में देखे उसी प्लेट में कुत्ता भी चाट रहा है, वो भी चीज़ें होती थी। फिर 2 दिन तक कोई जाएगा नहीं कि अरे साला अब नहीं जाना, यहाँ तो कुत्ता चाटता रहता है प्लेट को, हम तो हाइजीनिक लोग हैं। लेकिन फिर 2 दिन बाद कि कहाँ जाए, फिर वापस पहुँच जाते थे वहाँ पे जाके हम बिस्लेरी खरीदते थे क्योंकि पानी नहीं पीना है खराब, लेकिन प्लेट वो होती थी जिसमें कुत्ता चाट गया होता था। या ये वो वाली नहीं होगी, ये मानकर चल। वी यूज्ड टू होप कि कुत्ते ने नहीं चाटी ये वाली। आपने आगरा के बारे में बताया कि आप वहाँ से हैं, हमने कई शहरों के बारे में सुना, लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, उनके कल्चर के बारे में सुना, इंदौर, भोपाल, जयपुर, दिल्ली, मुंबई तो ऑब्वियस है, ओके ये बड़े शहर हैं तो इनका कल्चर बाहर आ ही जाता है। बाकी जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं, इनके भी अपने अपने कल्चर होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं खान पान के, उठने बैठने, पहनने ओढ़ने के। तो आगरा की जब बात करते हैं तो आगरा में सिर्फ ताजमहल और या फिर पेठा 2 ही चीज़ हैं जिनकी वजह से आगरा का जिक्र आता है। इसके अलावा आगरा का कल्चर कैसा है? मतलब आप आगरा में पले बड़े हैं, मुझे यार लगता है नज़रिए कि- से बताइए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी में कुछ खास बात नहीं है तो वो आम है, और अगर कोई आम है तो ये सबसे बड़ी खास बात है कि आगरा के लोग, मतलब मुझे लगता है कि चिल लोग हैं, उतना ज़्यादा विवादों में ना पड़ने वाले लोग, उतना ज़्यादा सेंटी ना होने वाले लोग आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा कि कोई दंगा हो गया आगरा में या फिर हिंदू मुसलमान का कुछ लफड़ा हो गया आगरा में। ये बहुत कम न्यूज़ आपको आगरा से आती हुई मिलेगी क्योंकि ऐसे लोग हैं नहीं आगरा में। मतलब ये भी कह सकते हैं आप एट सम लेवल। आप खाली तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं टिमिड भी बोल रहा हूँ। मैं अगले सेंटेंस में बुराई करने जा रहा था, बताइए। आपने मौका ले लिया। क्या आप थोड़ा सा वो भी समझ सकते हैं कि थोड़ा टिमिड नेचर भी है लोगों का, कि लफड़े में पड़ने से डरते हैं। अब ऐसे मथुरा में भी जाइए तो और ज़्यादा मेलो लोग मिलेंगे आपको, तो उधर का बेल्ट ही ऐसा है कि वो खाने पीने के शौकीन है, छोटी मोटी चीज़ों पे झगड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉलिटिकल झगड़े कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी मुझे पता नहीं, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ तो आई यूज्ड टू लाइक आगरा अ लॉट। जैसे कानपुर में जाओ तो यू कैन डिफाइन, इफ़ आई एम राइटिंग अ स्क्रिप्ट और मुझे कानपुर का कैरेक्टर लिखना है तो मैं बहुत आराम से, अरे कहाँ जा रहे हो यार, अरे यहाँ बैठो यार, जो भी मतलब उसका कानपुर का, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो इलाहाबाद वगैरह का है। लेकिन जैसे मैं आगरा का कैरेक्टर लिखूंगा तो मेरे को ऐसा कुछ स्पेशल मिलेगा नहीं। वो ठीक है आप ऐसे खान पान में तो बेस्ट है यार आगरा। मतलब क्या? चाट का जो सीन है, चाट पकौड़ी का जो सीन है, वो आगरा में आई डोंट थिंक कि मैच करता है नॉर्थ में कोई भी। जैसे लोग जो मुंबई वगैरह में रहते हैं वो दिल्ली की तारीफ करते हैं ना, वो एक्चुअल में दिल्ली की तारीफ नहीं होनी चाहिए, वो आगरा की तारीफ होनी चाहिए। मैं कानपुर भी गया तो बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था क्योंकि वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था। मैंने मुंबई में 10 साल काम किया, वहाँ पे हॉरिबल एक्सपीरियंस था खाने को लेके, बिल्कुल मुझे तो अच्छा नहीं लगा। वो मैंने बहुत खाया उधर, बाहर का बहुत खाया। जो भी लोग बोलते हैं ना कि अरे तुमको जगह नहीं पता है, तुमने उस जगह से नहीं खाया, तो वहीं पे मैं ये कहता हूँ कि कल्चर उस चीज़ को कहते हैं जो हर जगह हो, फैला हुआ हो। ये नहीं कि मुझे अच्छे गोलगप्पे खाने तो 9 किलोमीटर दूर जाओ तो वो गोलगप्पे वाला नहीं। लाइक आगरा में आप जाओ, हर एक 3 किलोमीटर पे आपको अमेजिंग चाट मिलेगी, अमेजिंग गोलगप्पे वाले मिलेंगे जो आप कहोगे अभी ये तो बेस्ट है। मतलब तो वो उसको मैं मतलब कल्चर मानता हूँ, जो कि आगरा उस चीज़ में। मिठाइयाँ, देसी घी की मिठाइयाँ आगरा से अच्छी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मथुरा में हो सकता है मिल जाए, लेकिन यहाँ नोएडा में मैं खाता नहीं मिठाई। एनसीआर में मैं आगरा जाता हूँ तो वहाँ से खरीद के लाता हूँ अगर मुझे खानी होती है तो। मिठाई की आपने बात कही, एक मैं जब आगरा के बारे में पढ़ रहा था तो कई लोगों का एक सवाल था कि जब आगरा जाते हैं तो पंछी पेठा के बहुत सारे स्टॉल दिखते हैं, दुकानें दिखती हैं, और सब में एक बात कॉमन होती है कि असली पंछी पेठा हम ही हैं। ओके। तो ये बड़ा आगरा जाने वालों के लिए, खासकर वो लोग जो दूर से कहीं से आगरा पहुँचे, उनके लिए एक बड़ा कैटेगराइज करने में बड़ा चैलेंज होता है कि असली वाला कौन सा। और अब तो एक नई बीमारी निकल के आ रही है, पक्षी पेठा। पक्षी
चमगादड़ पेठा भी आएगा एक दिन। तो वो दिन दूर नहीं, परिंदा पेठा भी आ जाए कोई। तो असली वाला कौन सा है? एक आगरा आई डोंट केयर यार, मुझे पेठा नहीं पसंद है। आगरा का होगा, कहीं का भी। शहर के लोग ऑफेंड हो जाएंगे यार ये टूरिज्म वाली चीजें हैं कि आगरा का ताजमहल फेमस है या अब तुमको क्या मतलब कि नागपुर जाके संतरे खाओगे क्या तुम? नहीं ना, वो तो एक आप किताब में पढ़ते हो। फेमस होता है तो खाते हैं, बनारस जाते हैं टमाटर चाट खाते हैं। नागपुर वाला नहीं खा रहा होगा, आप खाओगे। वो है ना नागपुर वाला घर हाँ। मतलब मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तो मतलब मेरे हाँ, शायद वो नजरिए से मतलब ताजमहल वैसा चीज नहीं कि अरे यार ताजमहल चलेगा आज तो। मैं खुद ही 2 बार गया हूँ, मतलब उतना मैटर नहीं करता है। सर ठीक है, तो अपने एक कल्चर है। तो पेठा आई एम नॉट टू मच इनटू दैट, बट मैं उन गलियों से भी गया हूँ जहाँ पे पेठा बनता है। आप चले जाएंगे उन गलियों में तो आप उस दिन के बाद शायद पेठा ना खाएं। लाइक अगर जो बदबुओं को कैटेगराइज किया जाए तो अभी तक उससे ज़्यादा बदबूदार चीज़ मैंने नहीं सुनी जहाँ पे पेठा बनता है। एवरीबडी वुड एग्री, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं बुराई कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बदबू आती है पेठा गली से आप निकलो तो। बाकी हाँ, पंछी पेठा मैं भी मैं भी खरीदता हूँ। जब मैं मुंबई में काम कर रहा था मैं भी खरीदता था। अपने ऑफिस वालों को पसंद लोग आता मंगवाते होंगे। हाँ, लेकिन मैं नहीं खाता था उसमें से, मुझे नहीं पसंद होता। हाँ, वो रहता है जिसके पास जो चीज़ होती है, जो प्रिविलेज होता है उसको। हाँ, ये सब बाहर के लोगों के लिए। आगरा की दाल मोट फेमस, अच्छा ओके, मतलब खा लो फिर। तो आई डोंट फाइंड देम। हो गई, हम तो पीनट वाले हैं। हाँ, मतलब बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी है ना। मैं बता रहा हूँ, आप मिठाई खरीदिए जाके, आप कहीं से भी मिठाई खरीदिए, देसी घी की मिठाई मिलेगी आपको, और वो नहीं मैच कर पाएगी नोएडा में या फिर दिल्ली में या मुंबई में। मैं तो सोचता था मुंबई में रहते हुए कि यार यहाँ पे आगरा वाले बिजनेस क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि पीपल विल गो क्रेजी अगर मुंबई में आगरा जैसी मिठाई मिल जाए। मुझे लगता है कि शहर से दूर जाने पर शहर की याद ज़्यादा आती है। मतलब वो चीज़ें शायद आपको नॉस्टैल्जिक लगती हैं कि आप मुंबई में हो और आप आगरा से हो तो पेठा मिल जाए, दाल मोट मिल जाए, या आप इंदौर से हो आपको नमकीन मिल जाए किसी शहर में। यस यस यस, तो वो शायद ज़्यादा कैच करती हैं। वो करती हैं, लेकिन जैसे सिंस मेरे केस में मैं ऑब्जर्वेशंस पे बहुत ज़्यादा सिंसियर रहता हूँ, मतलब क्योंकि वहीं से नॉलेज आ रही है, तो मैं वो सारे फैक्टर्स मतलब एनालाइज करता हूँ कि कहीं मैं होम सिक होने की वजह से तो नहीं कह रहा, या मेरा शहर है इसलिए तो मैं नहीं कह रहा कि भल्ला सबसे अच्छा आगरा का मिलता है। नहीं नहीं, मुझको एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ चाहिए अपने स्टेटमेंट्स में, तो मैं उस नज़रिए से उसको एनालाइज कर लेता हूँ कि नहीं बॉस, मतलब एक्चुअली यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर मैं अपने शहरवासियों को थोड़ा टिमिड कह सकता हूँ तो मतलब मैं अपने भल्ले को भी अच्छा कह सकता हूँ यार, कम ऑन। चलिए आगरा से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं आपकी तरफ। कॉलेज के बाद आप कई जगहों पर काम करते रहे। लाफ्टर चैलेंज जो शो था, हाँ जी, उसमें आपने बतौर स्क्रिप्ट राइटर काम किया। क्या अनुभव रहा आपका, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या जॉब थी, क्या रोल था? लाफ्टर चैलेंज 2017 जिसमें मैंने राइटर का काम किया था, उसमें यार मतलब कहाँ आता था ये मुंबई में था, हॉटस्टार के लिए। मतलब चैनल कौन सा था? क्योंकि मैंने जिस लाफ्टर आई थिंक स्टार प्लस और हॉटस्टार दोनों पे था वो। तो आई थिंक 16-17 राइटर्स थे और लिखते थे स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए, और काफ़ी मेहनत की, काफ़ी रिजल्ट्स भी आए। और ऑनेस्टली मैं आपको बता सकता हूँ कि हिस्ट्री का सबसे ख़राब जो सीज़न था वो वाला था जिसमें मैंने काम किया। सबसे ख़राब रिजल्ट, 2-3 एपिसोड हुए होंगे, पूरा स्टाफ फायर हो गया था, मतलब अपर स्टाफ पूरा फायर हो गया था, जजेस फायर हो गए थे। तो वो भी हमने चीज़ें देखी कि टीवी में कितना ब्रूटल वो चलता है कि बॉस काम नहीं कर रही तो निकालो। जजेस कौन थे अगर आप नाम ले सकें? जिनका सबसे पहले आपने इंट्रो दिया, वन ऑफ द जजेस जाकिर वाज देयर, लड़की का नाम भूल गया मैं, मलिका दुआ, ओके, एंड हुसैन जो आई थिंक राइटर ऑफ ए मेरी ज़िंदगी, जो भी मूवी आई थी, मैं ठहरना चाहता हूँ रुकना नहीं चाहता टाइप जिसमें डायलॉग थे, तो हुसैन वाज द राइटर ऑफ दैट मूवी। रणवीर कपूर वाले। तो ये तीनों लोग जज थे, एपिसोड्स काम नहीं कर रहे थे। अब ये जवानी है दीवानी, ये जवानी है दीवानी, तो फिर हाँ मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया था उसके बाद। ऐसा होता है मतलब मास लेवल पे ऐसे कि 2-3 एपिसोड नहीं चले और टीवी में बहुत क्विकली डिसीजन लिया जाता है, ये मैंने देखा उधर, कि जैसे हम लोग तो भी इमोशनल होकर काम करेंगे डिजिटल पे, या फिर चीज़ों को चलाते रहेंगे कि नहीं काम कर जाएगी, स्प्रेड कर जाएगी। वहाँ पे इतने बड़े पैसे लगे होते हैं ना लोगों के कि रातों रात डिसीजन लेते हैं। जैसे मुझे मालूम है वो रात कि हम लोग बहुत इमोशनल होकर हैंग आउट कर रहे थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और जो डायरेक्टर थी एपिसोड्स की और जो मतलब आदमी कोऑर्डिनेटर था पूरी चीज़ का,
और थैंकफुली एक ही कार में बैठ के जा रहे थे, तो मेरे को तो मन में ये लग रहा था कि बॉस आज तो नेटवर्किंग हो रही है। एंड डायरेक्टर शी वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, तो वो भी कुछ तारीफ वारीफ कर रहे थे, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। और अगले दिन सुबह पता चला कि सबको फायर कर दिया, तो मेरे को थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग। You were one of them. नो नो नो, राइटर्स में से ज़्यादातर लोग नहीं निकले थे। मैं बता रहा हूँ ना, अपर स्टाफ को ही निकाला था कि जो डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर वगैरह, मतलब जो लोग डिसीजन मेकर थे, जजेस वगैरह। थोड़ा सा गियर शिफ्ट करने का टाइम है। ओके जी। क्या ये ज़रूरी है किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए कि वो खुद का या फिर ऑडियंस में जो बैठे हैं लोग उनका मजाक बनाए? मैं नहीं समझता ऑडियंस का मजाक बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक एडिशनल चीज़ है। आपको मज़ा आ रहा है आप करिए, मतलब मेरे को उतना नहीं आता। मेरे लिए तो ऐसा है कि अनजान लोग हैं, मैं उससे मजाक तो भाई सबसे पहले अपने दोस्त का बनाया जाता है, तो मेरे को तो वही प्रॉब्लम आती है। और मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इतने तुरंत किसी से मिले और उसको मजाक कर रहे हो। आई थिंक इट्स अ स्किल, मेरे अंदर नहीं है वो चीज़। कई बार लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं। हाँ, ऑफेंड हो सकते हैं। मैंने तो एक सेट में इस पर बात भी की है कि मेरे पे नहीं हो पाता भाई। मेरे को बचपन से सिखाया कि किसी से मिले हो तो आप करके बात करते हैं, फिर तुम करके बात करते हैं, फिर कुछ महीने के बाद हो पाता कि और मैं कैसा है तू। तो हमारा एक प्रोग्रेशन होता है। अब स्टैंड अप में क्या हो रहा है, पहली बार कोई आया और तू करता क्या है नौकरी, तो वो मेरे से अभी तक तो नहीं हो पाता है। बाकी खुद का मजाक उड़ाना जो आपने, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी कुछ भी नहीं है, बट इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। और इसी क्योंकि अगर आपने अपना मजाक उड़ाया, आप एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव डेवलप करते हो एक्चुअली, यहाँ पे रखते हो अपने। आप ऐसे नहीं देखते हो चीज़ें, आप यहाँ पे अपने नज़रें रख के चीज़ें देखते हो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में। सबसे पहले उसमें सीखा जाता है कि अपने आप को देखो कि मैं कहाँ पे इडियट हूँ। राइट। तो बहुत शोधन होता है आपके दिमाग का, आपकी नज़रों का, बहुत प्यूरिफिकेशन होता है। उसके बाद ये है कि जो भी चीज़ मजाक उड़ा रही, तो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, ये नज़र उसका मजाक उड़ा रही। तो आप जो भी कह रहे हैं ना कि कोई गोरा है या काला है या फिर मोटा या लंबा है, तो मैं खुद मतलब अपना ओबेसिटी से अभी परेशान चल रहा हूँ, लेकिन यह है कि हर चीज़ में आपको फ़नी नज़र आएगा तो फ़नी नज़र आ रहा है। उसमें ये नहीं है कि मैं किसी को, देखिए लाइन जो होती है ना कि लाइन कौन सी क्रॉस नहीं करनी है, वो लाइन होती है साइकोलॉजिकल लाइन होती है, आपके दिमाग में लाइन होती है कि आपका इंटेंशन क्या है। तो अब आप नहीं बता पाएंगे कि मैं लाइन कब क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं लाइन कब क्रॉस कर रहा हूँ। अगर मेरे दिमाग में ये है कि यार इसका जोक मार के इसकी मार लेता हूँ या फिर इसको बेइज्जत कर देता हूँ, इसकी इंसल्ट कर देता हूँ, वो लाइन क्रॉस हो गई, फिर वहाँ पे वो कॉमेडी होनी बंद हो गई। और वो मैं सेंस भी कर लेता हूँ, पर्सनल हो गया। हाँ, अगर कोई मेरे पे मजाक उड़ा रहा है, मैं मजाक ले लेता हूँ हर तरीके का, लेकिन मैं सेंस कर लेता हूँ अब ये मजाक नहीं उड़ा रहा, अब ये इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको दूंगा दो पलट के। अदरवाइज आई एंजॉय के लोग मेरा पे कुछ मजाक उड़ा रहे हैं। इट हैज़ टू बी, द जोक हैज़ टू बी गुड, इट हैज़ टू बी फनी। उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। आई थिंक लाफ्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन काइंड। एक अकेली ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंसान को ज़िंदगी के ऊपर होने की फील आती है। राइट। हर जगह ज़िंदगी आपको ड्राइव कर रही है, आप रो रहे हो ज़िंदगी की वजह से रो रहे हो, हर जगह ज़िंदगी आपकी बॉस है। कहीं पे खुशी मिल रही है तो भी आपको अरे मेरी लाइफ में खुशी आई, कहीं ये निकल ना जाए। एवरीवेयर लाइफ इज़ बॉसिंग यू अराउंड। ओनली लाफ्टर, एक कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लाइफ को बॉस अराउंड करते हो कि मैं तेरी मजाक उड़ा रहा हूँ। और किस चीज़ की मजाक उड़ा रहे हो? आप मौत तक की मजाक उड़ा दे रहे हो, जिससे डर के पूरा सिविलाइजेशन इस डर से काम करता है। नौकरी पे जा रहा है या अपने सपने बना रहा है या अपनी मूर्तियां बनवा रहा है कि मरने के बाद मेरे को थोड़ा याद रखे, मेरी ज़िंदगी का कुछ मतलब निकल के आए। आप उस चीज़ को भी ओवरकम करके उसकी मजाक उड़ा रहे हो, आप मौत पे जोक सुना रहे हो, आप एक्सीडेंट पे जोक सुना रहे हो। तो ये काला गोरा लंबा नाटा तो बहुत दूर की, बहुत बचकानी चीज़ हो गई यार। तो जो लोग ऑफेंड होते हैं ना, वो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ से ऑफेंड हो, और मैं भी होता हूँ कभी कभी, तो मैं सबसे पहले ये चेक लगाता हूँ कि मैं अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से ऑफेंड हो रहा हूँ या फिर एक्चुअल में कहीं पे कुछ ऑफेंस है इस जोक में या फिर इसके स्टेटमेंट में। तो वो है, नथिंग इज ऑफ लिमिट्स एज लॉन्ग एज यू कैन मेक इट साउंड फनी। कई बार ये डिस्कशन होता भी है, कॉमेडियंस पे डिस्कशन होता है। तो एक बार मैंने उसको बोला था कि बोला लाइन किधर है या फिर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। मैंने कहा इट हैज़ टू बी फनियर देन इट इज़ ऑफेंसिव। वो डिग्री आप किसी के चुभो रहे हो, आप किसी को कैसे हंसाते हो बहुत बेसिक टर्म्स में, आप किसी को गुलगुली करने के लिए उंगली चुभोते हो, राइट। लेकिन आप एक रेशियो मेंटेन करते हो कि इतना नहीं चुभो दूं कि वो रोने लगे। उसको जो हंसी आ रही है वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, वो ओवर पावर करनी चाहिए पूरी सीन को, लेकिन आपने छेद ही कर दिया मतलब उसकी बॉडी में। तो वो एक आपका पर्सनल एक एक्सपीरियंस है या कैसे भी है, आपको एक चेक रखना चाहिए कि आप भाई आप नेगेटिविटी या आप नफरत फैलाने के लिए नहीं मतलब बाहर जा रहे हो। तो बहुत ही अजीब चीज़ है, कभी कभी हो जाता है। अब उसमें कल्चरल एंगल्स भी आते हैं कि लोगों का माइंडसेट क्या चल रहा है। आप हंसाने के लिए सुना रहे हो, लोग उस पर ऑफेंड हो गए, वो सब चीज़ें होंगी।
आप अपने दिमाग में क्लियर रखो यार कि मैं एक पॉजिटिव बात कहने के लिए जा रहा हूँ। आई वॉन्ट पीपल टू लाफ, आई वॉन्ट पीपल टू हैव अ नाइस एक्सपीरियंस, नाइस लाइफ। वो ये मैं, चाहे मैं ड्रामा बनाऊँ, चाहे मैं कॉमेडी बनाऊँ या कुछ भी करूँ, या मैं एक ऑफिस में बैठ के LIC में इंश्योरेंस करूँ कि लोगों का, माई एम शुड बी कि मैं अच्छे से सर्वाइव करूँ, लोग अच्छे से सर्वाइव करें मेरे साथ। तो वो है यार। एक कल्चर चला हुआ है स्टैंड अप में, जेंडर, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, इनको लोग कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगा है ओके अभी तक, पर कई लोग कमेंट्स में कहते हैं कि सिर्फ इसी कम्युनिटी के बारे में क्यों बोला, उसके बारे में क्यों नहीं बोला, या इसी जेंडर को क्यों टारगेट कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? यार, एक सबसे पहले तो बात इन चीज़ों की हो रही है क्योंकि बात इन चीज़ों की सारे लोग ही कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं मार्स के बारे में बात करूंगा अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में, वही बात जानते भी तो नहीं है लोग। हाँ, उसको जानते भी तो नहीं है लोग। एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ ना मैं कि मार्स को लोग नहीं जानते, तो मैं कैसे बात करूंगा मार्स के बारे में, लोग कैसे हंसेंगे। मैं उन्हीं चीज़ों की बात करूंगा जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, और उसमें मज़ा आता है कि जिस चीज़ पे आप विश्वास कर रहे हो मैं उसका कुछ 180 डिग्री ढूंढ के लाऊंगा और आपको उस पर हंसाऊंगा कि आप स्टूपिड थे जो इस चीज़ पे बिलीव कर रहे थे। दैट इज़ द गेम। अब उसमें कौन मतलब ऑफेंड हो रहा है, क्या क्या चीज़ हो रही है, टारगेट करना, आई थिंक नोबडी इज टारगेटिंग। लोगों को लगता है कि ये आदमी सोच के आए कि मैं ये बात करूंगा। नहीं, वी आर लुकिंग फॉर जोक्स, वी आर लुकिंग। अब किसी दिन औरत पे जोक आया तो औरत पे जोक हो गया, किसी दिन आदमी पे जोक आया तो आदमी पे जोक हो गया, लेकिन एक उस पे जोक मार दिया कैटेगरी पे, दूसरी कैटेगरी वाला गुस्सा हो जाता है कि मतलब मेरी कैटेगरी पे जोक मारा तुमने, आदमियों पे क्यों नहीं मारा। अब मेरे पे बहुत ज़्यादा आ जाता है कि मैं माइथोलॉजी की भी बात करता हूँ और मेरी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है। मतलब मैं रामायण बचपन से देखी है, महाभारत बचपन से मैंने बहुत बार रिपीट की, मैंने कॉलेज तक में रिपीट किया, मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो अब वो चीज़ जिनके साथ मैं जी रहा हूँ उन पे जोक्स भी आएंगे, उन पे एनालिसिस भी आएगा, तो मैं उनको मेंशन करता हूँ अपने एक्ट्स में। पर वहाँ पे आता है कि लड़कियां ज़्यादा रहती हैं, मतलब नहीं, मैं माइथोलॉजी का बता दूँ, मैं लड़कियों पे आ रहा हूँ कि तो लोगों का आता है कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया, दम है तो मुसलमानों का उड़ा के। नहीं, मैं उधर पैदा नहीं हुआ ना, मतलब मैं 90% ऑफ माई सेल्फ इज कमिंग फ्रॉम कि मैंने रामायण महाभारत देख के बड़ा हूँ। जिस दिन मेरे पे मुसलमान का जोक आएगा मैं मुसलमान को सुना दूँ, आई डोंट माइंड। तो लेकिन लोगों को वैसा लगता है कि जैसे निबंध लिखने आया है कि ये कवर कर लिया, अब ये भी जेंडर कवर करो, 360 इसका कवर करो। नहीं भाई, मैं जोक्स, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि एडिट पे ख़त्म हो जाती हैं, एडिट पे कट जाती हैं कि वो लड़के वाला जोक मारा, वो चला नहीं, तो इसको हटाओ एडिट में, हमें केवल फनी रखना है। लोगों को लगता है आपने लड़के पे तो मारे ही नहीं। अपार्ट फ्रॉम हिंदू मुस्लिम मैं देखता हूँ पारसी कभी ऑफेंड नहीं हुए जोक से। पारसी पे जोक नहीं मारता ना कोई? नहीं, बहुत मारे हैं। अच्छा, कौन मार रहा है? नहीं, बहुत स्टैंड अप्स में। आई हैव नॉट कम अक्रॉस पारसी जोक्स। लड़कियों को लेकर एक कविराज का मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड झलकता है, कभी कमाओ वाले में, कभी गोल्ड डिगर, कभी मॉल के बनने की कहानी, कभी कार के खराब होने की कहानी, कभी आई वांट फ्रीडम। क्या है कविराज? यार मैं तो देखो अपना स्केल रखता हूँ रियलिटी को। अब रियलिटी के कोई लेफ्ट पे लाई कर रहा है तो उसको लगेगा मैं राइट हूँ, और कोई राइट पे लाई कर रहा है तो उसको लगेगा मैं लेफ्ट हूँ। ये रिलेटिव मतलब आपका परसेप्शन है। कमाओ डैश डैश डैश। या जब वो जोक किया था मुझे बहुत मैसेज आए थे लड़कियों के कि हाँ, मैंने देखा उसका कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है। आपने हमारी बात की, आपने इवन जो हार्डकोर फेमिनिस्ट होगी जो कि कहती होगी कि नहीं लड़की को खुद का कमाना चाहिए, खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका भी आया कि अरे आपने दिल की बात कर दी, किसी ने तो कही ये चीज़। और मेरे लिए वैसा था कि मैं नहीं कर रहा हूँ लड़कियों के फेवर की बात, मैं बस बात कर रहा हूँ यार, मुझे जो रियलिटी में दिखाई दे रहा है मैं उस पर जो करता हूँ। कभी आपको अपने फेवर की लग गई, कभी आपको अपने अगेंस्ट लग गई। मैं देखता हूँ कि हर एक रिश्तेदारी, हर एक रिश्ता इस दुनिया में डील है, बिजनेस डील है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके जो ब्लड में जो रिलेशन है उसको छोड़ के, आपके भाई बहन हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, इनको छोड़ के हर एक रिश्ता एक डील है, चाहे वो आपके दोस्त हो या आप ऑफिस में मिलो या आप जिससे प्यार करो। अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी एक बिजनेस डील है, तो आप उसको उस तरीके से ट्रीट करो ना। आप ये थोड़ी कि मेरे फेवर में नहीं हो रहा है या फिर मेरे हिसाब से डील नहीं जा रही। नहीं यार, अरे लड़की ने तो मेरे से दोस्ती यारी डील कैसे हो सकती है? हर एक से दोस्ती कर रहे हो क्या? नहीं, हर एक से नहीं कर रहा, तो फिर जो एक दो कुछ क्राइटेरिया है ना, वो क्राइटेरिया आप स्टडी करना किसी दिन, क्राइटेरिया को आपको डील नजर आ जाएगी उसमें। वही है कि मैं उसे अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे को नजर आ रही है डील। मैं पूरी तरह दोस्ती को वो नहीं करूंगा। नहीं, एक दो दोस्त होते हैं, बाकी तो भीड़ होती है ना। पर जो एक दो होते हैं वही है, वो तो दोस्त है ना। हाँ, जब वो तक है तो तब तक है। अनकंडीशनल है।
हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं, मतलब आई होप कि वो टाइम ना आए कि आपको जानने का मौका मिले कि अरे ये तो दोस्त नहीं थे। और कई बार होते हैं, सलाम है उन दोस्तों को, लेकिन कोई थ्योरी एक्सेप्शंस पे नहीं बनाई जाती है, थ्योरी जेनरिक केसेस पे बनाई जाती है। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर रिश्ते मतलब डील्स ही होते हैं। अब आप इस डील को समझो और उस हिसाब से आप नेविगेट करो तो आपको क्लैरिटी रहेगी। अब कोई लड़की है, वो कह रही है कि वो चूज़ कर रही है कि मेरे को तो अच्छी नौकरी वाला आदमी चाहिए, तो आप इसमें जाओ, अरे ये क्या बात हुई, कम नौकरी वाले को शादी नहीं करेगी क्या? वो उसकी मर्जी है, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, तुम्हें भी कुछ चाहिए ना उससे, डील वाला एक भाव झलक, तुम्हें कुछ चाहिए उसे कुछ चाहिए, तो ये न्यूट्रल होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए, वो तो पॉजिटिव चीज है, लेकिन वो कुछ मांग रही है तो आपने बोल दिया कि अरे ये तो लड़की गलत है, ऐसा कैसे मांग रही? नहीं, डोंट डू द डील, नोबडी इज पुटिंग अ गन टू योर हेड कि नहीं ये वाली लड़की। मैरिज में वैसे भी एक डील का जो धब्बा लगा हुआ है वो तो है सामाजिक तौर पर। किस चीज पे? अरेंज मैरिजेस या इन जनरल शादियों पर। मैं मतलब मेरे को उतना खराब चीजें नहीं लगती। नहीं खराब नहीं है, लेकिन एक वो डील वाला जो धब्बा लगा हुआ, आप शायद दहेज की बात नहीं, दहेज नहीं, इन जनरल जो जिस तरह से बात होती है, या हर एक मतलब जो लव मैरिज कर रहे हैं वो भी तो डील है ना। प्यार किससे होता है? आपको किससे प्यार होता है? सुंदर लड़की से, जिसकी प्रोफाइल अच्छी हो, उस लड़की से नहीं, स्टैंड आउट कर रहे हो? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी है बॉस। कम ऑन, किससे मजाक कर रहे हो? किससे? जो जिसको कोई नहीं पूछ रहा है वो पसंद आती है क्या आपको? व्हाई आर यू लाइक? मैं शादीशुदा हूँ। किससे शादी की आपने? जिसको कोई नहीं पूछ रहा था उससे? नहीं, ऐसा नहीं है ना। देन देयर इज अ डील। क्या आपका कुछ क्राइटेरिया थे? ऐसी उसके क्राइटेरिया है, तो ये दो क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, इसमें कोई अफसोस वाली बात नहीं है। जो आपको चाहिए, खूबसूरती एक पैमाना है, उससे मैं इनकार नहीं और भी काफी चीजें, आदमी विचारों से भी प्रभावित हो सकता है। मैं बता रहा हूँ वो पूरा पैकेजिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल खूबसूरती, पूरा पैकेजिंग होती है। कोई कितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, कोई बात ही नहीं कर पा रहा है, वो टर्न ऑफ हो जाता है। आपके टर्न ऑन्स कैसे डिसाइड हुए? वो भी तो एवोल्यूशन से ही आ रहे हैं ना। आदमी लंबे चौड़े हाथ पैर वाला आदमी लंबा आदमी क्यों? क्योंकि शिकार अच्छे से करेगा, डोमिनेट अच्छे से करेगा, प्रोटेक्ट अच्छे से कर पाएगा। ये सब टर्न ऑन्स वहां से बनते हुए आ रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि वोग इंडिया ने बनाए हैं या फिर किसी मैगजीन ने बनाए हैं। तो वही है, मतलब आप एनालिसिस करेंगे। स्टैंड-अप्स में जो बात हुई वो लड़कियों को लेकर ज्यादा हुई है, लड़कों को लेकर नहीं हुई है। ये वाला सेट लड़कियों पर है, इसलिए आप कह सकते हैं। लास्ट के दो मैंने देखे, लास्ट के दो एक कमाओ वाला और ये कमाओ वाला इज लाइक प्रो वुमेन, दिस एंटायर सेट इज प्रो वुमेन अगेंस्ट वुमेन। कमाओ लाइक प्रूव इट एज फार एज आई कैन रिमेंबर। नो उसमें तो यार हार्डकोर लड़कियों का गोल्ड डिगर वाला डायलॉग उसी से निकला था। कौन सा? आप बताइए। गोल्ड डिगर वाला। गोल्ड डिगर मैंने वर्ड ही यूज नहीं किया है। उसी के बाद तो वो डायलॉग आया था, कमाओ डैश डैश डैश। लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं, हाँ सॉरी, ऐसा लोग कहते हैं, है ना। मैंने गोल्ड डिगर बोला नहीं, मेरे को उतना याद रहता है यार मेरे को कि मैं कहाँ पे कौन सा शब्द यूज कर रहा हूँ, किस शब्द का क्या कोनोटेशन है उसका, मतलब अगर निचोड़ निकाला, लेकिन वो उसके आप पूरा उसका स्ट्रक्चर देखिए कि लड़की बड़ी कार में चली जाती है किसी और लड़की के पास, और विच आई डोंट माइंड। आप देखिए कि मैं अपना पर्सपेक्टिव कहाँ से ला रहा हूँ। विच आई डोंट माइंड, मुझे लगता है कि लड़कियों को हक है जैसा चूज करें उसके हिसाब से, क्योंकि जो भी मैं उसमें प्रीमाइज दे रहा हूँ उसके बाद। लेकिन लोग कहते हैं कि लड़कियां, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं। हाँ तो कमाओ, दैट इज द लाइक बीप इट मैन, बीप इट। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपनी बात थोड़ी ब्रेक करूंगा उसके पीछे। तो वो है कि मैं एक क्लैरिटी से आ रहा हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। मेरे को तो आई फाइंड गोल्ड डिगिंग लाइक अ वेरी लॉजिकल थिंग। कोई क्यों नहीं पैसे के पीछे भागे? हम सभी पैसे, दुनिया भाग रही है, दुनिया भाग रही है, लड़के नहीं भाग रही है सोने को। जब तक पैसे से अच्छे सर्वाइव करेंगे तो सर्वाइवल जिस चीज से आ रहे हैं लोग उसके पीछे भागेंगे, चाहे वो पावर हो चाहे पैसा हो। इसके लिए किसी को जज करना तो मतलब थोड़ा स्टुपिडिटी है। राइट। आपके कुछ पंच रहे हैं स्टैंड अप्स में जिनको लेकर कमेंट सेक्शन में भी सवाल हैं, मेरे पास भी क्यूरियोसिटी है, जिन पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। अच्छा, ओके। कोई नहीं देखता विमेंस क्रिकेट, तब भी चलाए पड़े। आप देखते हो? मैं क्रिकेट ही नहीं देख रहा हूँ जब से सचिन रिटायर हुए, अपना तो मोह भंग हो गया। सचिन के पहले देखते थे? हाँ बहुत। विमेंस क्रिकेट देखते थे? तब था नहीं ना। कब से था आया? 2011 में वर्ल्ड कप के बाद सचिन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया। उसके पहले से है विमेंस क्रिकेट। देखो आपको मालूम भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन अभी तो देख रहे हैं ना लोग जानते हैं। देखते हो? आप देखते हो? मैं क्रिकेट ही नहीं देख पा रहा हूँ ना। चलो तो मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ यार। देखिए पॉलिटिकल विचार अलग होते हैं, रियलिस्टिक विचार अलग होते हैं। ये आप कैसे कह सकते? चलिए कोई नहीं देख रहा हूँ, मैं आपकी बात से मान जाता, लेकिन स्मृति मंदाना के 12 मिलियन फॉलोअर हैं, हरलीन देओल के 2 मिलियन हैं, जमीमा रोड्रिग्स के
1.5 मिलियन है, हरमनप्रीत कौर के 2.5 मिलियन के करीब हैं। तो अगर नहीं दिख रहे हैं तो ये फॉलोअर्स कैसे बन रहे हैं? अरे देखिए भाई, मैं टॉपिक से पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई कॉमेडी करता है ना, तो एक हल्की सी एयर पे आप मतलब जोक बनाते हो। आप ऐसे नहीं कि आप एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं बंद कर देना चाहिए लड़कियों का क्रिकेट। मैंने देखे हैं वो क्लिप्स जहाँ पे लड़कियां डाइव कर रही हैं, जहाँ पे लड़कियां मतलब वो जैसा होता है ना बाउंड्री के उधर जाके बॉल उछाल दी फिर आके कैच कर रही है, वैसे चीज़ें मतलब कर रही हैं लड़कियां, तो ऑब्वियसली वो है। लेकिन वो काइंड ऑफ मतलब एज कम्पेयर टू मेंस क्रिकेट बोरिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब आई फाइंड इट बोरिंग। मतलब कोई चीज़ आप क्यों मतलब स्लो पेस पे देखना चाहोगे? मुझे लड़कियों का टेनिस खराब नहीं लगता। मैं बचपन से मतलब बचपन में मैं स्टेफी ग्राफ का फैन था। मोनिका सेलेस वाला मैंने देखा था मैच, जिसमें उसको मतलब डैगर मार के पीछे से अटैक किया था। मैं लाइव देख रहा था वो मैच, जबकि मैं अच्छा आप खुद देख रहे थे? मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे छोटे वाले पे उतने बचपन में, क्योंकि वो अच्छा लगता है। कुछ गेम्स में मुझे लगता है वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं होती है कि जहाँ पे एग्रेशन मतलब उतना आप है जो कि स्पोर्ट्स के लिए नीडेड होता है। तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट में वो मैच होता है। किसी दिन मैच हो जाए तो क्रिकेट उतना हिट हो जाएगा लड़कियों का। बास्केटबॉल आप देख लो, नहीं मैच कर पाता। अब फुटबॉल देख लो, नहीं मैच कर पाएगा। नहीं कर रहा है। मतलब एक मिनिमम आपको एग्रेशन चाहिए होता है। वो दोनों अलग अलग जेंडर का अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड आप फील्ड का साइज बढ़ाते जाओ, उसमें एग्रेशन कम होता जाएगा, मतलब वैसा है। राइट। अगला पंच है आपका, औरत किसी के लिए फ्री में काम नहीं करती, उसके बदले में उन्हें कुछ और चाहिए रहता है। ओके, एग्जाम्पल भी दिया था आपने, पर मैं वो देने से बच रहा हूँ। ओके। हाँ जी, वैसे तो ये पूरा प्रैक्टिस ही ऐसा है कि आप जोक्स को पॉलिटिकली डिस्कस कर रहे हो। नहीं। इसके बाद वाला आदमियों पर है। पसीना पहुंचते हुए और आ गया मेरा कि घबरा गया है कॉमिक। ऐसे ही डालूंगा मैं लाइन। हाँ बिल्कुल। हाँ क्या कि लड़कियां, हाँ देखिए ऐसा है कि हर एक लाइन पे किताबें खुल सकती हैं, वैसी चीज़ है। तो मैं कितना ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा। राइट। लेकिन अगर आप छोटे उसमें ये समझ सके ना कि औरतें बहुत ऑब्जेक्टिव प्राणी हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्राणी हैं। तो वो तो हम भी हैं। नहीं हो। आदमी और औरत, आदमी जितनी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है दुनिया में, आदमी उसको वर्शिप करता है। आदमी सम्मान को वर्शिप करता है, आदमी धर्म को वर्शिप करता है, आदमी प्रोमिसेस को निभाता है। आदमी कि मैंने बात कर दी, अब इसके पीछे मैं मर जाऊंगा, प्रोटेक्शन के पीछे ये सारे जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है ना, लेगेसी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है। कहीं पे आपको टच करने को नहीं मिलेगी लेगेसी कि मेरे मरने के बाद में। ये सारा मेल फिलॉसफी है, ये सारा मेल माइंड से आता है। औरतें इस तरीके से नहीं सोचती हैं। हमको लगता है कि औरतें भी सोचें इस तरीके से, क्योंकि समाज आदमी का बनाया हुआ है, सारी किताबें आदमी की बनाई हुई हैं। तो हमको लगता है कि दे शुड ऑल्सो एंडोर्स द सेम वैल्यू सिस्टम। लेकिन उनका है नहीं, उनका है बहुत ऑब्जेक्टिविज्म पे चलती हैं कि मेरा किस चीज़ में सर्वाइवल है, किस चीज़ में मेरा नहीं। मैंने एक लाइन उसमें वो भी लिखी है कि औरत केवल 2 लोगों की जान बचाती है, एक खुद की और एक खुद के बच्चे की। उसके अलावा आप किसी मदर से पूछ लीजिए, एक आखिरी खाने की थाली बची है एक माँ के पास, उसका बेटा है जो कि आतंकवादी है, और दूसरा आदमी बैठा है गौतम बुद्ध, वो अपने बेटे को देगी। क्लियर है उसको दिमाग में। एग्री। ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ में जीती हैं औरतें। आदमी उसमें आ जाएगा, नहीं महान आदमी को खाना देना चाहिए ताकि देश का ये, ताकि समाज की, सब एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं। ये आदमियों की दुनिया है। तो आप देख लीजिए इस लाइन में, किताब लिख सकता हूँ इस लाइन के ऊपर। नहीं आई एग्री। अगला है, इससे कई लोग एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। आदमी वायर्ड है औरतों के लिए बर्बाद होने के, औरतों से बर्बाद होने के लिए। ये भी डिस्कशन चाहिए क्या आपको? नहीं। इसका मतलब अच्छे से बर्बाद नहीं हुए आप। नहीं, बच गया मैं तो। भाई घूम रहे हैं लोग बर्बाद होने के लिए यार, कि कोई बर्बाद तो करे। हाँ, एक मूवी आई थी, देख रहा हूँ मैं, एक मूवी आई थी 1 2 3 शायद नाम था उसका, बहुत ही परेश रावल। हाँ लाइक कॉमेडिकली जीनियस वर्क, बहुत ही शानदार मूवी थी। तो उसमें एक वो था ना, समीरा रेड्डी नाम है शायद। हाँ वो जो, तो परेश रावल का उससे कुछ हो जाता है, वो बहुत जवान रहती है, परेश रावल बूढ़ा रहता है, वो और उसका बिजनेस डील को लेकर होता है, और वो उसे फंसा रही होती है। राइट। तो उसका बेटा जो कि समझदार आदमी है, वो कहता है कि पापा ये आपको फंसा रही है। परेश रावल की लाइन होती है कि अरे पगले कभी फंस के तो देख, मजा आएगा। सी वो क्रक्स है जो आप कह रहे हो ना कि मैन एंजॉय दैट के, मतलब हाँ कहीं ना कहीं मतलब पता होता है कि इसमें असफलता मिल सकती है, फिर भी ट्राई तो हाँ, नशा है वो, तो वो वाला है। एक फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को भी आपने काफ़ी कुछ कहा है। बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन, राधिका आप्टे एंड मैनी मोर। या अब वो तो देखिए, वो तो केवल एक जोक है, आप्टे वाला, लाइक शी इज अ वेरी गुड एक्टर, तो वो तो एक है कि जोक का एक्सटेंशन हो गया।
वो चीज़ मैं स्टैंड करता हूँ कि ऑब्जेक्टिफिकेशन पे पहले लड़ रही थी लड़कियाँ, लेकिन जब से सोशल मीडिया पे पॉपुलर हुआ कि इन्फ्लुएंसर बिकेम अ थिंग, तब से सारी ऑब्जेक्टिफिकेशन के रास्ते, आई डोंट माइंड देम ऑब्जेक्टिफाइंग देयर बॉडीज, लेकिन मैं बस उन्हीं के ही ओपिनियन का मजाक उड़ा रहा हूँ कि 4 साल पहले कुछ और था, 4 साल बाद कुछ और है। तो ये ओपिनियन कैसा ओपिनियन है जो कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो इट्स अ टेक ऑन द ओपिनियन। एक लास्ट कमेंट से उठाया है, आपके ही शो के कमेंट से उठाया है मैंने। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनकी परमिशन नहीं है मेरे पास। लड़कों को कंटेंट ढूंढना पड़ता है, लड़के कंटेंट ओके क्या करूँ इस पे, क्या विचार देने अपने? बिल्कुल यार सिद्धार्थ इस पे भी ऐसा है कि किताब लिख जाएगी इस पे। मैं बहुत डिस्टिल करके लिखता हूँ यार, लाइक निचोड़ है वो बहुत चीज़ों का। जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिविज्म की थ्योरी डेफिनेटली लिखा है, लोग उस पर हंसे हैं, लोगों ने उसको कमेंट में हाईलाइट किया, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ मीनिंग बिहाइंड दैट और थ्योरी। वही है कि अब मैं कितना इसको सिकोड़ पाऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेल और फीमेल साइकी के बीच में कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस वाला। आदमी अपने कोर में अपने आप को इनकम्प्लीट फील करता है पैदाइशी, तो फिर वो भागता है चीज़ों के पीछे, कौन सी पेंटिंग बना दूँ, कौन सी मूर्ति बना दूँ, कौन सी कविता बना दूँ जिसमें मेरा कुछ दिखे कि अरे ये आदमी ये करके। आदमी चेरिश करता है, महान होने, अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है अपने काम में। मैं आपसे बात करूंगा, आप तुरंत अपने काम की बात करें, लोगों मैंने वहाँ काम किया, मैंने यहाँ काम किया, आपने की भी, राइट। औरतें कंप्लीट होती हैं, औरतें बचपन से ही कंप्लीट फील करती हैं, तो दे आर लाइक एन आर्ट पीस दैट इज कंप्लीट। तो वो औरतें जहाँ बैठती हैं उनको नहीं ज़रूरत है बताने की कि आई एम ग्रेट बिकॉज आई वर्कड इन लाइक यू नो दैट सर्टेन चैनल। दिल पे हाथ रख कर बोलो, स्टेज पर जो बोला उसका मतलब यही था। यस ऑफ कोर्स, यहीं से तो आया, और कहाँ से आया? इसका मतलब ये थोड़ी औरतें बेकार होती नहीं, औरतें कंप्लीट होती हैं, औरतें कंटेंट हैं, बेकार अच्छी बात नहीं, औरतें आर्ट पीस हैं, आदमी आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट को किस चीज में मजा आता है? आर्ट पीस बना के। आर्ट पीस को किस चीज में मजा आता है? होने में ही। दे आर ऑलरेडी कंप्लीट, मतलब उनको कुछ वो नहीं है। तो आप देखिए, और लड़कियां खड़ी हो जाती हैं और उनके व्यूज आ रहे होते हैं, राइट। लड़का कूद के जा रहा है एक छत से दूसरी, उसने सीढ़ियों को ही इनकार कर दिया है, पार्कोर कर रहा है, हाँ तमाम करतब कर रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, मतलब अपने काम में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, अपनी मेहनत करते में। हैं। हाँ, लड़कियां नहीं करती हैं वो चीजें। मतलब अभी का सिविलाइजेशन ऐसा है कि लड़कियां वर्क प्रोफाइल बना रही हैं, वो सब ठीक है, लेकिन एक जो एटर्नल टाइमलाइन चलती हुई आ रही है उसमें लड़कियां दे आर कंप्लीट। दे वॉक इनटू अ रूम एंड लाइक रिस्पेक्ट मी, एडमायर मी, वही एक्सपेक्टेशन रहती है उनकी। लड़कियों को लेकर आपने जो अपने स्टैंड अप्स में कहा, अभी जो विचार दर्शाए, उनको लेकर एक सवाल है, क्या कविराज का दिल विल टूटा है, ब्रेकअप हुआ है या कुछ और खतरनाक हुआ है? दिल टूटा है, बिल्कुल टूटा है यार। आई थिंक नसीब होते हैं उनके जिनके दिल टूटते हैं। कितनी बार? दो बार। इसीलिए शादी नहीं की? नहीं, उसके तो बहुत अलग रीजंस हैं, लेकिन दिल टूटा है वैसा नहीं कि दिल टूटा लेके घूम रहे हैं, फिर तोड़ा भी है, मतलब वैसा भी है, वो भी अनफॉर्चुनेटली हुआ। ऐसा होता है ना, इम्बैलेंस होता है, तो कभी टूटता है कभी तोड़वाते हो, तो वो दोनों चीज़ें हुई हैं। एंड मैं सही में खुश नसीब, जब पहली बार हार्ट ब्रेक हुआ था, और मैं पोइट्री लिखता था उन दिनों, तो लिखते जैसे इंजीनियरिंग के लौंडे लिखते वैसे लिखता था। एक दिन मैंने कुछ लिखी लाइनें, और आप स्टेटस वगैरह लगाते याद है, बहुत वैसी थी, थोड़ा डार्क थी, जाने कैसी थी, लेकिन मेरे दोस्त का कॉल आया था कि क्या हुआ भाई, ये कैसे लिखी, तो ही अंडरस्टूड। और वो रोमांटिक नहीं थी, वो फिलोसॉफिकल थी, रोमांटिक नहीं थी, लेकिन उसका आया कि कुछ हुआ क्या। मैंने कहा हाँ ये सब हो गया। कह रहा यार आई एम, हाँ कह रहा आई एम सैड एज अ फ्रेंड, आई एम ग्लैड एज अ रीडर। तो उसका ये रिस्पॉन्स है। वो खुद राइटर है, खुद बहुत अच्छा लिखता है, तो उसका वो था कि देयर इज अ चेंज। तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग उससे गुजरें, और मैं जिस समय पेन फील कर रहा था उस समय मेरे को लग रहा था कि यार क्या गजब चीज़ है, ख़त्म कर दिया, मतलब अंदर से खंजर चल गया। तो ऐसा तो एक्सपीरियंस अगर जिसने नहीं किया है, बहुत बदनसीबी वाली चीज़ है यार। हार्ट ब्रेक से तो सबको निकलना चाहिए। शराब की बड़ी बातें होती हैं स्टैंड अप्स में, चाहे वो आपका हो, चाहे किसी XYZ या किसी का भी हो, बहुत होती हैं। तो एक तरह से क्या शराब प्रमोट हो रही है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है, बहुत ज़रूरी हिस्सा है, जिससे रेवेन्यू भी आता है देश को, राज्य को, पर एक ऐसा हिस्सा है जिसको लोग आड़ में कंज्यूम करते हैं, लेकिन ओपनली उसको बॉयकॉट भी कर रहे हैं। तो क्या स्टैंड अप कॉमेडियंस आजकल शराब प्रमोट कर रहे हैं, या क्या है इसके पीछे कि बिना उसके
कोई भी शो कंप्लीट नहीं हो रहा है? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने तो शराब की कभी बात नहीं की क्योंकि मैं पीता नहीं। नहीं, आपने की? तो मुझे क्योंकि टेस्ट पसंद नहीं है, ऐसा नहीं मैं एंटी वो नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आपका डायलॉग बताऊं? कौन सा? कि मर्द भी ठीक रहते हैं लेकिन पहली बोतल के बाद तक। हाँ देखा है ना, क्योंकि मैंने मैं वो हूँ जो ड्रिंक भर रहा होता है। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त कभी कभी बैठते हैं तो ले यार, तो फिर ले लो यार, इसमें क्या इतना नहीं फैनेटिक नहीं होना चाहिए किसी बिलीफ सिस्टम के लिए। लेकिन मेरे को जलन होती है और मेरा रिदम ख़राब होता है, तो मेरे को फिज़िकली नहीं पसंद है। मैंने स्मोक किया है एक टाइम पे काफ़ी, तो वो भी छोड़ दिया उसके बाद। तो मैं उसके अगेंस्ट वगैरह कुछ नहीं हूँ, लेकिन शराब का मैं कुछ ओपिनियन दूंगा तो मेरे मुंह से जाएगा ही नहीं, अदर देन कि मैंने उसका हाई एक्सपीरियंस किया है और मुझे मालूम है कि शराब का हाई क्या होता है, वीड का हाई क्या होता है, सिगरेट का हाई क्या होता है, तो सब में डिफरेंसेस होते हैं। तो या एज लॉन्ग एज के कौन प्रमोट कर रहा है, मैं देखता नहीं ज़्यादा कॉमेडियंस को, मोस्टली मैं नहीं देखता हूँ कॉमेडियंस को, 2-4 के अलावा, तो मुझे मालूम नहीं क्या चीज़ प्रमोट कर रहे हैं क्या नहीं। मैं यार कॉमेडी के लिए बस ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप उसे किसी एंगल से देखो ही मत। आप जाओ कॉमेडी देखने, आप ऐसे इमेजिन करो कि आप गोवा में बीच पे बैठे हो अपने दोस्तों के साथ, अब मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, सुना यार कुछ, आप उस एंगल से देखोगे आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। कैसे चल रहे हैं? हाँ, आप दोस्त को कभी जज करते हो, अरे तू क्या जोक मार रहा है यार ये, अरे तूने किस जेंडर के बारे में बोल दिया, अरे तूने किस धर्म के बारे, आपने जज किया किस, नहीं, एवरीथिंग गोज, तो वो एक फ्लो में होता है। हाँ, और लाइफ है यार, आप जानते हो आपका दोस्त खराब आदमी तो है नहीं, आपका दोस्त कल मशाल लेके तो निकल नहीं रहा कि अरे सारा एंटी मराठी कर देंगे या एंटी यूपी कर देंगे, ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं। नहीं, तो वो उसी नजरिए से देखिए। आजकल मुझे ये लगता है कि देयर इज नो प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल डिस्कशन। इंडिविजुअली बेहतर है, ग्रुप में बिगड़ जाता है। नहीं, बिगड़ नहीं जाता, आप लाइफ ऐसी ही देखते हो यार, आप लाइफ को इतना सीरियसली कौन लेता है? अगर आप नॉर्मल इंसान हो, हाँ। आप लाइफ जी क्यों रहे हो? एंजॉय करने के लिए। दोस्तों से मिलो, और भाई कैसे चल रहा है, अबे तेरा बॉस तो जो भी आप चीज बोल रहे हो, आप ऐसे थोड़ी ना ऑफिस में जाके और मेरा बॉस, नहीं, आपको मालूम है वहां पे आप एक मर्यादा फॉलो कर रहे हो, आप दोस्त के साथ एक अलग तरीके के आप खुल रहे हो, मतलब जो भी आपका दृष्टिकोण है जीवन के लिए, रिश्तों के लिए, तो आप वो सारे एंगल ही छोड़ दो। मेरे को ये बहुत पेनफुल लगता है कि लोग टिकट खरीद के जाते हैं और वहाँ पे दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज प्रॉब्लम। ये है सिद्धार्थ के लोगों के अंदर पॉलिटिकल डिस्कशंस भरे हुए हैं, हालात ऐसे चल रहे हैं कि पॉलिटिकल डिस्कशंस भरे हुए हैं, बट देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पे पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही हो। तो लोगों को ना न्यूज़ चैनल पे पॉलिटिक्स का डिस्कशन में दिख रहा है, पॉलिटिशियंस नहीं आके पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे जाके डिस्कस? वहाँ पे एक बेचारा वो स्टैंड अप कॉमेडियन मिल जाता कि अरे ये कुछ बात कर रहे हैं समाज की, इस पे चढ़ते हैं चल के। नहीं, वो तो जोक मारने आया था भाई, तुमको हंसाने आया था, लेकिन सबका जो भड़ास भरी हुई है ना, वहाँ अरे ये कैसे बोला आपने, अरे उस लाइन का क्या, नहीं, लाइक इट्स अ जोक, तुम्हें हंसाने के लिए आया है। लेकिन सिंस तुम्हारे पास कोई वेंट आउट नहीं है पॉलिटिकल डिस्कशंस का, तो तुम्हें लग रहा है कि इसके ऊपर चढ़ो और मैं अपना पॉलिटिकल साइड ऊपर लाऊं कि मेरे हिसाब से भड़ास निकाल दो। हाँ, तो वो वाला थोड़ा सा इधर का उधर हो गया मामला। अदरवाइज आई फाइंड इट वेरी रिडिकुलस के मेरे से आगे क्यों पूछ रहा है यार, मतलब कि यूनेस्को को कैसे काम करना चाहिए। मेरा काम नहीं है वो बताना। गालियों का जिक्र बड़ा हुआ मंच पर भी, अभी भी हम जब पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तब भी भावनाओं में बहकर नहीं, आई एम इन कंट्रोल, लेकिन लेकिन कई ज़्यादातर स्टैंड अप जहाँ पे जरूरी था वहाँ पे, हाँ, वो भावनाओं को एक वेग देने के लिए तो स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत यूज़ करते हैं। तो जो मुझसे ऊपर वाली पीढ़ी है, पापा चाचा वाली, महीप सिंह को छोड़ दें उसमें से, जो अपने बच्चों के सामने माँ बहन की गालियाँ देते वो लोग ना, हाँ है ना, वही लोग, उनको exactly. बड़ा ऑब्जेक्शन है। उनको ऑब्जेक्शन है कि कोई परफॉर्मेंस में, कोई आर्ट पीस में क्यों गाली दे रहा है। हाँ, आपको नजर आ रही होगी हिपोक्रेसी, आई थिंक थोड़ी बहुत। हाँ, तो मैं नहीं दूंगा, जैसे बच्चों के सामने मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं परफॉर्मेंस में देयर इज नो लिमिट, उस वहाँ पे है, एडल्ट के लिए है ये, यहाँ पे दिमागदार लोग आ रहे हैं। आप मिर्जापुर वाले से जाके थोड़ी कहोगे कि अरे डायरेक्टर साहब आपने ऐसा कैसे कैरेक्टर को गाली बकवा दी। इट्स अ परफॉर्मेंस। लोगों को ये लगता है कि अरे ये ऐसे उठ के आए, यही इंसान है और ये रैंडम बात करने लगा। नहीं, मैं ये सेट 1.5 साल से ऊपर का टाइम लगा ये सेट लिखने में। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग 1.5 साल का टाइम लगा रहे हैं एक सेट लिखने में। ये जो 55 मिनट का मैंने लिखा था, फाइनली वीडियो 40 मिनट का, 1.5 साल की मेहनत है उसके पीछे। हर चीज़ सोच के लिखी हुई है, हर गाली उसमें किसी कारण की वजह से। वैसे बात करने की कोशिश की जाती है स्टैंड अप में जैसे आप दोस्तों के बीच बात करते हैं। आपके दोस्त देते हैं गाली, आप उनको बोलते हो कि आप एक गाली क्यों दे रहा है, बीप करना पड़ेगा? नहीं ना, नहीं।
तो वही है लाइफ वहां में पे जो बीप का ऑप्शन दिया नहीं ना। यस, लेकिन स्टेज पर है कि आप स्टेज पे एक परफॉर्मेंस देने जा रहे हो। आप ये नहीं कि मेरा सुधरा हुआ सेल्फ नहीं देखने जा रहे हो, आप मेरा लाइक फ्रेंडली एस्पेक्ट देखने जा रहे हो मेरी पर्सनैलिटी का, तो उसमें गाली भी आती है। मैं आपको, आप क्या सोचोगे पता नहीं, मैंने आईआईटी में पहली बार जाकर बोला है, इतना बेसिक। मुझे पता नहीं कौन सेकंड पर्सन मेरे को मिलेगा इंडिया में जो इसको मैच कर जाएगा कि जिसने 12th तक नहीं वर्ड का यूज़ किया। मेरे लिए गाली थी, लेकिन वहाँ पे रैगिंग में बुलवाई दिलवाया और वहाँ से मेरा बांध खुलना स्टार्ट किया। फिर वो हमारा बात करने का तरीका हो गया कि बात वैसे करते हैं। तो मैं अपने पॉइंट को बेटर तरीके से कन्वे करने के लिए गाली नहीं दे रहा हूँ, वो मेरा बात करने का तरीका है कि मैं दोस्तों में किस तरीके से बात करता हूँ, उस टोन में मैं स्टैंड अप कॉमेडी में बात कर रहा हूँ। कमाओ, ठीक है आप बीप कर लो, मैं उसको कमाओ भाई करके भी परफॉर्म कर चुका हूँ इसी बात के ऊपर। मेरे को ऑडिशन कहीं पे टेप भेजना था और मेरे को ये चैलेंज लेके था कि मैं ये गाली की वजह से लाफ आ रहा है या फिर बात में कुछ बात है, तो मैंने तो कमाओ भाई, इक्वल रिस्पॉन्स। बट दैट पर्सन इज नॉट मी जो कमाओ भाई करके बात करता है। मेरा जो नेचुरल फ्लेवर है बात करने का वो वैसे ही आता है जैसे मिर्जापुर में लोग बात कर रहे हैं या फिर अनुराग कश्यप की फिल्मों में लोग बात करते हैं, और वो रियलिज्म की दुनिया में हम जी रहे हैं और हम खुद अनरियल हो जाए स्टेज पे जाके। दैट आई फाइंड रियली फनी। आई डोंट वॉच कॉमिक्स जो कि बहुत ज़्यादा एडिट करते हैं अपने बात करने के तरीके को कि यूट्यूब पे व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड। कम ऑन गाइज, मतलब आई एम नॉट इनटू दैट। कमाओ भाई कह लो, आप भाई कह लो। नहीं, भोपाल भी बोल सकते हैं। कमाओ भोपाल। भोपाल की इकोनॉमिक्स सुधर जाएगी। कोई शो जिसमें आपके में कंट्रोवर्सी हुई हो? नहीं, थैंकफुली अभी तोड़ू हुआ हो, जैसे भी नहीं यार हुए हैं। यार देखिए, ऐसा है कि जो एनर्जी होती है ना शो की, वो आपको शो में ही फील करने को मिलेगी, तो वीडियो तक आते आते वो कम हो जाता है। शो से जाने के बाद ज़्यादा फील हो रही है। मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हो, लेकिन जैसे मेरा काम रहता है तो मैं उसको आई ट्राई के लॉजिक में और रियलिटी में इतना ग्राउंड कर पाऊँ कि दे सी द रीजनिंग बिहाइंड द लाइंस। जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे हो ना, आप शो अटेंड करोगे तो वो आपको और क्लियर समझ में आएगा कि अभी ये तो मजाक कर रहे हैं या फिर समवेयर रूटेड इन रियलिटी। तो मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। एक आध बार हुआ है कि एक आध आंटी गुस्सा हो गई, बट वो भी बहुत सिविलाइज तरीके से बैठी रही कि उन्हें लगा कि उठ के जाऊंगी तो अजीब लगेगा। तो जैसे इस शो में अब हम तो बना के चले गए अपना, जो कई बार होता है ना जोक इज़ डिपेंडेंट ऑन द ऑडियंस, कि मैं पूछ रहा हूँ कि आपके रात में अगर गाड़ी खराब होगी सुनसान रास्ते पे तो आप किसे कॉल करेंगी? हस्बैंड। इट डिपेंड्स कि वो मेल का बोलें तो मेरी आगे की लाइन आएगी Right. कि जानते हो आपके पति की गाड़ी खराब होगी तो वो किसे कॉल करेगा? मैकेनिक को। देन इट वर्क्स। तो ये डिपेंडेंट जोक हो गया। अब वो 2-3 औरतें बैठी हुई थी, आई होप कि वो सुने, और आई एम सो थैंकफुल टू देम कि वो एकदम चिल थी। मतलब बेंगलोर में मैंने रिकॉर्ड किया, लाइक उनकी शक्ल से दिख रहा था जिंदगी अच्छी चल रही है, अच्छे खासे घर से आती है, तो वो ऐसे कि हाँ सुनाओ वही जो सुनाना है। तो वो जज भी ओवर जज वही कर रहे होते जिनको प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। वो इनसिक्योरिटी वाली जो बात की मैंने आपसे, कि आप यू वांट टू लाइफ में, या यू वांट टू हैव अ नाइस टाइम, यू वांट टू हैव अ नाइस इवनिंग, वो आपके दिमाग में रहेगा, आपको कॉमेडी अच्छी लगेगी। यू वांट टू फाइंड सम पॉलिटिकल एनालिसिस, आपकी इवनिंग अच्छी नहीं जाएगी। पॉलिटिकल जोक्स नहीं क्रैक करते आप? क्या बात कर रहे हो यार, देखनी नहीं मतलब इतना डायरेक्ट नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? सबसे पहले मैंने बीजेपी पे वो जोक मारा था जो कि बाद में बहुत पॉपुलर हुआ, वो के असली हिंदू और बीजेपी हिंदू वाला। शायद कि आजकल वैसा हो गया कि असली हिंदू मतलब बीजेपी हिंदू होना चाहिए, नॉर्मल हिंदू अलग है। मतलब तो वो तो आपको नहीं लगता कि मतलब इसी डायरेक्शन में अगर आप थोड़ा और आगे निकल गए या किसी दूसरी पार्टी या कम्युनिटी पर आपने टारगेट किया और वो ऑफेंड हो गए और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट या किसी तरह का वायलेंस या वैंडलिज्म किया, तो डर तो रहता ही है यार। मतलब मेरा ये है कि आपको ही फोन आ रहा है अभी तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा भाई? हाँ, नहीं ये तो ऐसा है कि डराने वाली चीज़ें हैं। मैं उतना बहादुर व्यक्ति भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं बहुत सच पे रह के ही बात करता हूँ कि मेरे लिए पहला एम वो है कि मैं स्क्रिप्ट लिखूँ, मैं ड्रामा लिखूँ, मैं कॉमेडी लिखूँ, वो सत्य पे आधारित होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो वो डर है मेरे को। जिस दिन मतलब वो टॉपिक आप कह दोगे अभी इसी में ही पॉडकास्ट में कि बीजेपी के बारे में विचार बताओ या कांग्रेस के बारे में विचार बताओ अपने, तो मेरा वो रियली आएगा और मैं क्रिटिसाइज ही करूँगा या तारीफ भी करूँगा, तो वो रियली आएगा। अब उस पर रेपरकशंस क्या आएंगे वो चीज़ अलग हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि एक हेल्दी समाज में नहीं आनी चाहिए कि कोई भाई अपने विचार व्यक्त कर रहा है। हम तो बुद्धिजीवियों का देश रहे हैं थैंकफुली। मतलब मैं उतना नेशनलिस्ट होने पे वो नहीं जाता,
बट मैं हैप्पी बहुत फील करता हूँ कि मैं इंडिया जैसे देश में पैदा हुआ जहाँ पे मतलब बुद्धिजीवियों का देश है, इतने ग्रंथ लिखे गए, इतनी किताबें लिखी गई। इट्स अ डिस्कशन, सारे जगहों पर एक एक किताब का रूल चलता है, बाइबल हो गई, कुरान हो गई। हमारे यहाँ इट्स अ लाइब्रेरी, 18 पुराण लिख दिए, रामायण लिख दिए, ग्रंथ लिख दिए, चार कितना सारा चीज़ है पढ़ने को। ऐसे देश में संकीर्ण होने के लिए आप दबाव डाल रहे हो किसी पे कि नहीं आप केवल इस तरीके से बात करो, उस तरीके से। हमारे यहाँ चारवाक जैसी फिलोसफी हुई है जो कह रहे हैं कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, राख हो गए तो खत्म हो गए, मौज करो। अब यहाँ पे आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं आप इस तरीके से बात करो, उस तरीके से, तो मेरे को लगता है कि यार तुम ही मतलब एंटी इंडिया हो बेसिकली, कि एंटी हिंदू एंटी इंडिया कल्चर है ये, एंटी बुद्धिजीवी जो फिलोसफी ऑफ इंडिया है उसके जो आप कर्व करने की कोशिश कर रहे हो कि इस आदमी को ये बात नहीं करनी चाहिए, वो बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ तो हर तरह, हमारे यहाँ सेक्स पोजीशंस के ऊपर किताब लिखी हुई है, राइट। और आप कहाँ तक एक्सप्लोर करोगे यार, कितना एडवांस देश है ये इंटेलेक्चुअली। पूरा उसके ऊपर एक एरिया है डेडिकेटेड, मंदिर बने हुए हैं, पोजीशंस हैं, मतलब तो आप देखो आप किस तरीके के देश में हो, कितने बौद्धिक तौर पे कितना आगे रहा ये देश, और अभी उतना वो कर दिया कि नहीं ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। तो आई थिंक वो रिग्रेस तो किए ही हैं, फॉर श्योर रिग्रेस किए हम लोग। राइट। चलिए, अब कुछ सवाल हैं जो मैंने जो आपके बारे में सोशल मीडिया पर बताया कि आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं एज अ गेस्ट, तो कुछ लोगों ने आपके लिए सवाल भेजे हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं। और सबसे पहले अंबुज टाक ने जयपुर से सवाल पूछा है कि इंडिया गॉट लेटेंट के बाद क्या स्टैंड अप कॉमेडियंस के करियर पर कैसा असर पड़ा है? क्या उनके व्यूज़ कम हुए या लोगों ने उन्हें और सर्च कर करके ढूंढा, फिर उन्हें देखा सुना गया? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि ये आई थिंक डेटा ड्रिवन थोड़ा सा क्वेश्चन है कि किसके साथ क्या, कितनों के साथ। आप अपना पर्सनल बता सकते मुझे लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा किसी को, जब जैसा पहले था वैसा है। एक इवेंट है, वही बात है ना कि इवेंट को इवेंट की तरह रहने देना चाहिए। बहुत लोगों ने उसमें से अपना रोजी रोटी ढूंढने की कोशिश की कि इसको खबर बना देंगे तो हमें खाना अच्छा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है कि बॉस नोबडी केयर्स यार, नोबडी केयर्स फॉर अ शो दैट मच। और वही उसका मेरा वो भी था टेक आउट के यार इतना इसको हवा बना क्यों रहे। एक शो है उसमें कुछ बात बोली, इंटरनेट, वो भी चोरी की बात थी, वो भी चोरी की थी, चोरी की ना भी हो, लेकिन मैं नहीं देखता लेटेंट, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप क्यों देख रहे हो, मतलब आपको नहीं अच्छा लग रहा तो। इंटरनेट ऐसा है कि अभी पूरी दुनिया में कैमरे लगे हुए हैं, हर तरह की चीज आ रही है वहां पे, तो आप अपने इंटरेस्ट का ढूंढो ना। आप उस कमरे में क्यों घुस रहे हो कि जहाँ आपको नहीं पसंद, वहाँ स्कूल के बच्चों वाले जोक्स मतलब चलते हैं, और मैं उस जोन में नहीं आता, तो मैं तो नहीं देखता, मेरे दोस्त नहीं देखते। मैंने पूछा भी ईमानदारी से, क्योंकि कंटेंट के बारे में आप थोड़ा बहुत पता करते हो, अपने दोस्तों से पूछा कि भाई कैसा चल रहा है शो, क्या नहीं यार 5 मिनट के ऊपर नहीं देखा गया मेरे से, तो क्योंकि वो उसके लिए नहीं है। लेकिन वो कल्चरल हिट है, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि उसका अपना फैन, उसका ऑडियंस। तो आप ये कह दो कि उनसे कि पार्टी मत करो क्योंकि मेरे को तुम्हारी पार्टी पसंद नहीं, वो कर रहे हैं आपस में, आप मत देखो। कहीं कुछ स्लिप ऑफ टंग भी होता है, कहीं पे उसको लगा कि वो कूल हो जाएगा वैसा चीज़ बोल के, जो भी उसने जोक बोला, जो भी चुराया हुआ लाइन बोली, तो ठीक है, आपको वो भी नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आर्ट का वो है कि आप उसे इग्नोर कर दो, वो अपने आप डाई आउट कर जाएगी। नहीं, आप उसकी न्यूज़ और बना दी बड़ी, आपने उसको फेमस कर दिया उस चीज़ को कि जो लाइन आपके हिसाब से किसी को नहीं सुननी चाहिए, देखनी सुननी चाहिए, आपने वो लाउड स्पीकर पे चलाई है। तो ये तो बहुत ही वियर्ड चीज़ है ना। राइट। अगला सवाल है, क्या लेटेंट के बाद आपको लगा कि अपने शो में से कुछ हिस्सा हटाने या म्यूट करने की ज़रूरत है? ऐसा लगा हो कि ये नहीं बोलना चाहिए था, या जो बोला गया उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और निकाला गया? नहीं, लेटेंट का तो मुझे कोई नहीं, आपका नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, लेटेंट के बाद मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा अपनी राइटिंग पे, लेकिन इन जनरल जो आप बोल रहे हो उसका मेरे को ज़रूर थोड़ा फ़र्क पड़ता। थोड़ा मैं सोचता हूँ कि अभी तक ऐसी कोई लाइन नहीं आई कि मैं सोचूं कि चलो ये नहीं लिखना चाहिए, लेकिन एक दिमाग में रहता है कि यार अभी इतना आसान हो गया है ना कि लोग लठ लेके पहुंच जाते हैं। राइट। यार वेन्यू तोड़ दिया यार, मतलब वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, जो हैबिटेट का तोड़ना था। राइट। वो इलॉजिकल तो था ही और हार्ट ब्रेकिंग भी था कि यार तुमने, कोई परफॉर्मर आया, आप वही है, आपने पैसे दिए कमरे के, आपने हायर किया रेंट पे और आप परफॉर्म करके चले गए। आपने कॉमेडियन नहीं पकड़ा, आपने वेन्यू पकड़ लिया। बहुत ही वहाँ पे और लोग जाते हैं, उनका करियर जुड़ा हुआ है उस जगह। जैसे अभी मैं शो डाल रहा हूँ, हाँ, उससे कम से कम 100-200 लोग और होंगे। तो मैंने जो शो डाल रहे हैं लड़का मेरा, मैंने बोला कि हैबिटेट बात करके पता करो कब का शो डाल सकते हैं, तो कह रहा अभी तो शो नहीं डाल रहे। तो ये दुख देता है ना कि ऑलरेडी सीन बहुत वीक है अभी स्टैंड अप कॉमेडी का, और ऑलरेडी आपने उसको और मतलब वीकर कर दिया, अभी ग्रोइंग स्टेज में है और उसके पहले ही खत्म करने पर। कितने आपको फेमस नाम पता है? बस एक हैबिटेट का है, 2-3 रूम, वो भी तब पता चला, वो भी देखिए तब पता चला, और वो आपने तोड़ दिया। वो आपने वो रूम भी तोड़ा, आपने लॉबी भी तोड़ दी, उसी दिन बीएमसी पहुंच गया।
तो वो बहुत अच्छा नहीं लगा मतलब सुन के। अगला सवाल है, लेटेंट के बाद डार्क कॉमेडी पर एक संयम बरतने की तलवार लटकने लगी है। आर्टिस्ट सोच समझकर लिखने बोलने लगे हैं, या ये सिर्फ उसी कंट्रोवर्सी तक सीमित रहेगा? क्योंकि लोगों ने, बच्चे जिनके प्रति सबकी संवेदनाएं रही, स्टैंड अप आर्टिस्ट ने उन पर भी पीडो जोक्स क्रैक किए हैं। अब मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ दीज जोक्स। मतलब ये एक एग्जांपल है, बाकी जैसे लोगों ने फिजिकली या विजुअली चैलेंज लोग हैं उनके भी मजाक उड़ाए हैं, या दूसरी तरह से भी रेसिज्म, इन सब पर भी जोक्स तो हुए हैं ना। देखिए मजाक तो वही है कि नथिंग इज ऑफ लिमिट्स होता है, एज लॉन्ग एज यू कैन मेक इट साउंड फनी, फनियर देन इट इज़ ऑफेंसिव, जो मैंने पहले भी बोला आपको। तो वो तो मेरे हमेशा ही एडवाइस रहती है कि यार फनी जोक लिखने की कोशिश करो। और एक फैक्ट ये भी है कि जो विजुअली और फिजिकली चैलेंज थे वो भी लेटेंट में आए और अच्छा परफॉर्म अच्छा, मुझे लगा कि आप ये और कहने वाले हो recognize कि भी किए गए। जो विजुअली चैलेंज थे वो देख नहीं पाएंगे। नहीं, वो रिकॉग्नाइज भी किए गए। हाँ, या देखिए मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, लोग थोड़ा उल्टा समझते हैं इस चीज़ को। कॉमेडी में जो इंक्लूसिविटी होती है वैसी कहीं नहीं होती है, कि यहाँ पे रेसिज्म उस चीज़ को माना जाता है कि आप जिसका मजाक नहीं उड़ा रहे हो, राइट। वो गलत है। जैसे आप एक ग्रुप में होते हो ना, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, ये सोशल एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आप स्कूल में करवा के देख लो। 6 लोग हैं, आपस में 6 लोग मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे का, सबकी मजाक उड़ा रहे हैं, खराब क्या के मजाक उड़ा रहे हैं, 7वें पे मजाक नहीं उड़ा रहे, 7वें का केवल रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कह रहे तू तो अमेजिंग है, ये उल्लू का पट्टा ऐसे आ जाता है। मैं बता रहा हूँ वो 7वें को बहुत खराब फील होगा कि यार मेरे पे भी तो मजाक उड़ाओ। ये ऐसे ही काम करता है। मेरे को कॉलेज में मिले हैं लोग जिन्होंने पहले दिन बोल दिया कि यार तू लाइक हार्श है थोड़ा सा, तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम थी। ठीक है बॉस, लाइक यू आर ऑफ लिमिट्स। फिर वो 15 दिन आगे, यार प्लीज़ मेरे पे भी बोलना, प्लीज़ मेरे पे भी ऐसा, क्योंकि सबको इंक्लूड करना है यार उस जोक में। तो आप कह रहे हो कि कोई अंधा है इस वजह से उसका मजाक न उड़ाए, मतलब आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि तू मेरे ग्रुप का पार्टी। मेरे को बहुत गंदा लगता है। एक आखिरी राउंड है रैपिड फायर, इसमें मैं कुछ कॉमेडियंस के नाम लूँगा और आपको एक शब्द उनकी बारे में बताना है। वैसे काम कम है मेरे पास, आप और बिरादरी में ही। और ख़त्म करवा रहा हूँ। बोलिए जी। मुनव्वर फारूकी। आई मीन लाइक मैंने जैसा आपको बताया कि मैं बहुत कम कॉमेडियंस का काम देखता हूँ। मुझको कॉमेडिकली मुनव्वर का काम वैसा नहीं लगता कि मैं उसको परस्यू करूँ या देखूँ या वो करूँ। इंसान अच्छा है, मैंने उसके साथ हैंग आउट किया, बातचीत की। मुंबई में हम लोग एक ही साथ ओपन माइक्स में जा रहे थे, जोक्स को शेयर कर रहे थे। बिल बर। वाह। बिल बर वैसा कॉमेडियन है जो मेरे उतने एम्बिशंस नहीं है लाइफ में, लेकिन जैसे मैं सोचता हूँ किसी दिन अगर बियर पीने को मिले बिल बर के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा लाइफ। महीप सिंह। बहुत ही सही व्यक्ति है यार महीप सिंह। जाकिर खान। जाकिर खान या जाकिर इंस्पायरिंग। कुशा कपिला। ब्यूटीफुल या। सुनील पाल। सुनील पाल, हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं ना, अभी तो सुनील पाल थोड़ा डिफरेंट। नहीं, वो थोड़ा पुराने जोनर से है, मतलब अभी वाले स्टैंड अप से नहीं है। सुनील पाल का मैं डाई हार्ड फैन रह चुका हूँ, स्टार वन वाले ज़माने। हाँ, मुझे लगता है कि एक मिमिक्री का जो बना हुआ था, जो जॉनी लीवर कर रहे थे, उसके बाद जो एक वो होता है ना कि नया टेक किसने लिया आके, वो सुनील पाल थे। श्रीजा। श्रीजा अच्छी है। राजू श्रीवास्तव। ठीक है, मतलब राजू श्रीवास्तव जी से बहुत ही दुख भरा वो था कि गुजर गए। क्या अमेजिंग टैलेंट है यार, मतलब अमेजिंग टैलेंट। मैं लाफ्टर चैलेंज में एक बार आए थे, हालांकि आए थे करके मैं बात नहीं करता हूँ, मैं तो आर्टिस्ट की बात आया था करके ही करता हूँ, लेकिन सिंस उनसे बातचीत हो गई तो उतना सम्मान आता है। तो वो आए थे तो मैं तो फ़ैन था भाई, तो मैंने कहा कि अटेंशन कैसे लिया जाए। तो मैं वैसे अटेंशन नहीं लेता किसी का कि तारीफ़ कर दिया, कुछ किया। तो मैं बगल में बैठा, सिंस हम लोग राइटर में थे, एक ही रूम में बैठे हुए हैं, तो मैंने कुछ ऐसी बात बोली दैट ही दूर से ही वॉज, तो उतने में ही कनेक्ट किया हम लोगों ने कि चलो आई इम्प्रेस्ड हिम। अभिषेक उपमन्यु। फनी गाय, आई मेट हिम इन बैक इन TVF, इज एक्चुअली अ वेरी फनी गाय। अनुभव बस्सी। बस्सी को नहीं देखता मैं। हर्ष गुजराल। तो ये सब अच्छे लोग हैं। आप समय रैना का भी मैंने स्टैंड अप नहीं देखा है। मुझे पता नहीं क्यों वाइब आता है कि समय अच्छा आदमी है, और ये वाइब इमिटेट, सॉरी क्या कहना चाहिए, क्या कहते हैं यार, मैं वर्ड ही भूल गया उसको। एनीवे, कंटेजियस है।
कंटेजियस नहीं, एग्जिबिट कर पाना ऐसा वाइब के ये आदमी अच्छा है, ये बहुत बड़ा वो है। कूल तो वो है ही, विटी है, लेकिन पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव आदमी की उससे फील आती है। आई थिंक दैट्स अ सक्सेस। रवि गुप्ता। ये कल की चिंता नहीं करता। या आई थिंक ही इज राइट नाउ टॉप शेल्फ टैलेंट इन स्टैंड अप कॉमेडी सीन इन विपुल गोयल। या लाइक क्लोज टू हार्ट। विपुल के साथ हैंग आउट किया है, टीवीएफ में थे ना क्योंकि। अच्छा। तो आई थिंक मुझे यार बड़े वो है कि लोग उतना सोच के कॉमेडी नहीं करते इंडिया में, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। विपुल उसमें से है कि भाई सोच के आता है, एक स्ट्रक्चर करके अपने जोक सुनाता है, तो आई लाइक विपुल। वरुण ग्रोवर। या सो वरुण ग्रोवर, विपुल, these two, and earlier days of Kunal Kamra, and then this new अगला guy। नाम उन्हीं का था। हाँ, तो अर्लियर डेज में, अभी इट्स टू पॉलिटिकल फॉर मी, मैं हंसने के लिए नहीं देखूंगा कामरा का। और एक मंजीत सरकार करके लड़का है, हाँ। ग्रेट। ये 3-4 नाम मेरे को इंडियन कॉमेडी सीन में बहुत अच्छे लगते हैं। इनके अलावा मुझे मतलब उतना नहीं लगता है कि जैसे स्टैंड अप। कुणाल कामरा, एक शब्द में। ब्रेव। सो थैंक यू सो मच कविराज, वन इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पर बतौर गेस्ट आने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सिद्धार्थ, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई थिंक ये हो सकता है मेरा दूसरा पॉडकास्ट है जो कि मेरे को इतना अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच द क्रू।